अध्याय 1। एक विश्व दृश्य प्रस्तुत करना, गणना, संस्कृति और स्पष्टता। 3 साल पहले अपनी पिछली पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में मैंने आग्रह किया था कि यह हमारे लिए अमेरिका को शामिल करने, चीन को प्रबंधित करने, यूरोप को विकसित करने, रूस को आश्वस्त करने, जापान को खेल में लाने, पड़ोसियों को शामिल करने का समय है। पड़ोस का विस्तार करें और समर्थन के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार करें। बीत चुके समय में इसमें से अधिकांश प्रगति हुई है, लेकिन जाहिर है सभी मोर्चों पर समान रूप से नहीं। कुछ ने सुचारू रूप से प्रगति की है, अन्य अपेक्षा से अधिक जटिल हैं। इस बीच दुनिया ने खुद में गहरा परिवर्तन देखा है। संक्रमण के दौर में वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियां, कोविड महामारी, यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में लड़ाई के एक के बाद एक प्रभाव से बढ़ गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दुनिया अब बहुत कठिन हो गई है। विशेष रूप से भारत के लिए राह आसान नहीं रही है। कई बड़ी चिंताओं ने इसे सीधे प्रभावित किया है। खासतौर पर सीमा पर चीन का बदला हुआ रुख उसकी रणनीतिक गणना में एक प्रमुख कारक है। लेकिन एक दृढ़ नेतृत्व और एक सहयोगी समाज इस अशांत युग से निपटने में मदद कर रहा है। उभरती हुई शक्तियां सबसे अधिक स्थिरता चाहती हैं। भारत को गंभीर अप्रत्याशितताओं के बीच आगे बढ़ने की योजना बनानी चाहिए। सदी की अंतिम तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर 5 घटनाओं का प्रभुत्व रहा है: वैश्वीकरण, पुनर्संतुलन, बहुध्रुवीयता, प्रौद्योगिकी का प्रभाव और वे खेल जो राष्ट्र हमेशा खेलते रहे हैं। वैश्वीकरण उनमें से सबसे बुनियादी, केवल तीव्र होगा। भले ही निर्भरता पैदा करने का इसका पुराना मॉडल बढ़ती चुनौती में आ गया है। इससे विश्व व्यवस्था में खिलाड़ियों के सापेक्ष भार को पुनर्संतुलित करने में मदद मिली है। शुरुआत में यह आर्थिक रूप से सामने आया, लेकिन इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू अब खुद को महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा, पुनर्संतुलन बदले में बहुध्रुवीयता पैदा करेगा। अधिक परिणामी शक्तियों का एक नया समूह अलग हो जाएगा, जो 1945 से प्रभावी शक्तियों में शामिल हो जाएगा। यह अभी भी प्रगति पर है, यहां तक कि कोई प्रारंभिक चरण में भी कह सकता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्यों का संयोजन कैसे और किस एजेंडे के साथ आता है। प्रौद्योगिकी भी पहले की तुलना में अधिक गेम चेंजर बन गई है। दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करने की इसकी क्षमता बहुत गहरी है। साथ ही हमारी सामान्य गतिविधियों, जरूरतों और संसाधनों को हथियार बनाने की क्षमता भी। वास्तव में गति उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां हम टिकट्स के संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर हैं। और फिर ऐसे 12मासी खेल हैं जो राष्ट्र खेलते हैं, जो अलग अलग देशों या कभी कभी समूहों के बीच प्रतिस्पर्धी राजनीति के माध्यम से व्यक्त होते हैं। इनमें से प्रत्येक घटना व्यक्तिगत रूप से और संचयी रूप से समकालीन भारतीय विदेश नीति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है। आज भारत को न केवल पुनः वैश्वीकरण के लिए तैयार रहना है, जो आर्थिक और प्रौद्योगिकी संकेंद्रण को सही करता है, बल्कि उस अवसर का उपयोग व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने के लिए भी करना है। यह देखते हुए कि विश्व राजनीति में निरंतरता के साथ साथ कम से कम इतना बदलाव है, यह स्पष्ट है कि हमारा दृष्टिकोण मांसपेशियों की स्मृति पर अत्यधिक निर्भर नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से संरचनात्मक ढांचे और पिछले अनुभवों का महत्वपूर्ण असर होता है, लेकिन साथ ही ऊपर वर्णित प्रक्रियाएं जो लगातार हमारे वर्तमान अस्तित्व को आकार दे रही हैं, उन्हें पूर्ण मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है। राज्यों के बीच और उनके भीतर सत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो समग्र गणना के लिए भी प्रासंगिक है। इसका अधिकांश केंद्र अमेरिका पर है, जिसका प्रभुत्व स्पष्ट रूप से वह नहीं है जो अतीत में था। यह निर्विवाद है कि यह बदल गया है। इससे क्या होगा, यह अभी भी बहस का विषय है, और हाल की घटनाओं हैं प्रदर्शित किया कि न तो इसकी क्षमताओं और न ही इसके प्रभाव को कम करके आंका जाना चाहिए। इसकी नई मुद्रा को ठीक से पढ़ना अपने आप में एक चुनौती है, खासकर जब यह अधिक ऑफशोर तरीके से प्रभाव डालता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका निवेश कितना है, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो अन्य देशों, विशेषकर चीन की बढ़ती उपस्थिति के विपरीत है। समाजों के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण भी एक ऐसा कारक है जिसे कई राज्यों की कूटनीति को ध्यान में रखना होगा। अमेरिका और चीन में घरेलू परिवर्तन कुछ देशों को तदनुसार अपनी स्थिति को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे जैसे भू राजनीतिक क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं, लंबे समय से पश्चिम एशिया
और यूरोप को प्रतिस्पर्धा के केंद्रीय थिएटर के रूप में सोचने की आदि दुनिया तेजी से इसके बजाय इंडो पैसिफिक की ओर देख रही है। इसलिए दूर दराज के देश भी अपने संबंधित इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण के साथ आने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन संघर्ष और उसके ऊर्जा परिणाम, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, इस विकास को कमजोर करने की संभावना नहीं है। इनमें से प्रत्येक प्रवृत्ति की भारतीय विदेश नीति पर अपनी अपनी प्रतिध्वनि थी। इस अस्थिरता को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए गहन रणनीति और सामरिक सुधार दोनों की आवश्यकता होती है। हमारी घरेलू नीतियों ने न केवल महामारी से उबरना सुनिश्चित किया, बल्कि इसके बाद यह कोविड कूटनीति का आधार भी बनी। यूक्रेन के संबंध में एक राजनीतिक रुख में न केवल ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखा गया, बल्कि यूरेशिया की व्यापक गतिशीलता को भी ध्यान में रखा गया। चीन की बात करें तो सीमा पर मजबूत तैनाती के साथ साथ सहयोग पर सचेत प्रतिबंध भी थे। क्वाड साझेदारों के साथ हम उन कुछ देशों में से एक थे जिन्होंने एक दूसरे से इतने भिन्न क्रमिक प्रशासनों के बीच परिवर्तन को सुचारू रूप से किया। लेकिन सही समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले भी लिए गए, जिनमें क्वाड का उन्नयन, आई-ड्यूड बनाना और IMIC तैयार करना शामिल है। इस अवधि में कई दिशाओं में संलग्न होने और प्रतिस्पर्धी रिश्तों को लगातार संतुलित करने की कवायद का भी परीक्षण किया गया। यूरोप के साथ सहयोग बढ़ाने में इतना निवेश करने के बाद रूस के साथ पारंपरिक संबंधों को बनाए रखना आसान नहीं था। जैसे जैसे उत्तर दक्षिण विभाजन गहराता गया, वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत हुई। G20 की अध्यक्षता एक सामयिक कदम था, और जब बहुध्रुवीयता का विकास जारी रहा तो भारत की भागीदारी के विस्तार ने गति बनाए रखने की कोशिश की। राष्ट्रों की पसंद को संचालित करने वाले कारकों में भी पिछले कुछ वर्षों में गहरा बदलाव आया है। इससे पहले शक्ति की प्रगति को मापने का स्थापित तरीका अधिक रूढ़िवादी सैन्य और आर्थिक मैट्रिक्स का उपयोग करना था। अवसरों के बारे में हमारा आकलन भी राष्ट्रों के बीच साझेदारी पर अधिक आधारित था। हालांकि हाल की घटनाओं ने सुरक्षा का मूल्यांकन करने और लाभ की गणना करने के लिए कई और पैरामीटर पेश किए हैं, और हमारा दृष्टिकोण, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक हो या अधिक व्यापक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा हो, तदनुसार समायोजित होना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से मुक्त करना अब एक प्रमुख चिंता का विषय है। बाजार अर्थव्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक राजनीति के लिए यह अधिक लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर केंद्रित है। डिजिटल डोमेन में हम विश्वास और पारदर्शिता के महत्व पर समानांतर जोर देखते हैं। अधिक विकेंद्रीकृत विश्व अर्थव्यवस्था को वर्तमान चिंताओं का सबसे व्यवहार्य समाधान माना जा रहा है। आर्थिक संकेंद्रण के विरुद्ध ऐसी भावनाएं केवल तीव्र होने की संभावना है, क्योंकि तकनीकी युद्ध अधिक गति पकड़ रहे हैं। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि परस्पर निर्भरता अपने आप में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सुनिश्चित आधार नहीं हो सकती है। एक ओपन एंडेड टिकड़े में पूर्ण वैश्वीकरण के लिए एक प्रकार के विश्वसनीय सहयोग की आवश्यकता होगी, जो हम सभी के लिए एक नया अनुभव होगा। एक उभरती हुई शक्ति की गाथा, यह वह परिदृश्य है जो भारत और दुनिया के सामने है, क्योंकि वे दोनों चिंतन और गणना कर रहे हैं। हम अस्थिरता और उथल पुथल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां शमन और नेविगेशन साथ साथ चलते हैं। वास्तव में जिस परिवर्तन के बारे में हमने लंबे समय से अनुमान लगाया था, वह अब वास्तव में हमारे सामने है। बाह्य रूप से भारत अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए भी समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ने के गुणों की खोज कर रहा है। इसकी घरेलू यात्रा इसे साझेदारों की बढ़ती श्रृंखला के लिए जुड़ाव की नई शर्तों की पेशकश करने में सक्षम बनाती है। सबसे अधिक आबादी वाला देश और वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह इसकी प्रमुखता इस बात से रेखांकित होती है कि इसने G20 की अध्यक्षता का संचालन कैसे किया। बदलते भारत और अधिक गतिशील दुनिया के बीच बातचीत स्पष्ट रूप से दोनों के लिए नई है। उस स्थिति में उसके नेतृत्व की गुणवत्ता में फर्क आएगा। मैंने असाधारण तनाव के तहत दुनिया की विभिन्न घटनाओं को पकड़ने और उन्हें उन रुझानों के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है जिनके आधार पर हम भारत की संभावनाओं का आकलन करते हैं। मेरे पिछले प्रयास की तरह इसका उद्देश्य भी एक तर्कशील समाज में चल रही बहस में योगदान देना है। प्रमुख राष्ट्र जो दुनिया पर प्रभाव डालते हैं, वे एक निर्णायक घटना के बाद ऐसा करते हैं। यह एक संघर्ष, एक क्रांति या एक बड़ा आर्थिक बदलाव हो सकता है। उन सभी के पीछे क्षमताओं में उछाल और उस स्तर पर
एक नए खिलाड़ी के चरित्र लक्षण दोनों हैं। भारत के मामले में इसकी प्रारंभिक कूटनीति अंततः क्षमता कारक द्वारा बाधित हुई थी। यह भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों में दिखा हो, लेकिन वास्तव में यह सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में सीमित प्रगति का संचयी परिणाम था। लेकिन कहीं न कहीं एक महान सभ्यता का अपर्याप्त प्रक्षेपण भी था। भारत की प्रगति अपने समकक्ष समूह में दूसरों की तुलना में अधिक धीमी रही है। आज ये सभी कारक एक साथ काम कर रहे हैं क्योंकि भारत कई मोर्चों पर स्वावलंबी तरीके से आगे बढ़ रहा है। राजनीति, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, संस्कृति और विचार एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं। व्यापक क्षेत्रों में ये गहरे बदलाव नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। पिछले दशक में भारत के क्षेत्र का विस्तार और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल में वृद्धि देखी गई है। इसकी कूटनीति के मंडल ने एक स्पष्ट रूप ले लिया है। भले ही नेबरहुड फर्स्ट नीति ने जड़ें जमा लीं और विस्तारित पड़ोस सभी दिशाओं में आगे बढ़ गए, वैश्विक पदचिह्न भी व्यापक हो रहा है, जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ साथ प्रशांत और कैरेबियन में भी दिखाई दे रहा है। प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ एक साथ कई गतिविधियां भी तेज हो गई हैं, हालांकि हमेशा चुनौतियों के बिना नहीं। वैक्सीन मैत्री ने दक्षिण के चैंपियन के रूप में अपनी साख की दृढ़ता से पुष्टि की, जैसे कि प्रथम प्रत्युत्तर संचालन ने हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को उजागर किया। कावेरी, गंगा, देवी शक्ति और अजय जैसे ऑपरेशन इस बात को रेखांकित करते हैं कि विदेशों में भारतीय कठिनाई के समय में अपनी सरकार पर भरोसा कर सकते हैं। और एक दशक शुरू हुआ योग की वकालत के साथ श्री अन्ना बाजरा का समर्थन उचित रूप से देखा जा रहा है। यात्रा जारी रहेगी, लेकिन यह जायजा लेने और आकलन करने का समय है कि हमने क्या अंतर लाया है, और वह अभ्यास निश्चित रूप से सामने लाएगा कि हम दुनिया के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। दिन के अंत में विदेश नीति वैश्विक परिदृश्य का चिकित्सकीय मूल्यांकन करने और किसी की संभावनाओं की गणना करने के बारे में है। यदि बड़ी तस्वीर को सटीक रूप से पढ़ा जाए तो ही किसी भी कार्रवाई के जोखिम और लाभों का आकलन किया जा सकता है। लेकिन कोई भी राष्ट्र शून्य में योजना या कार्य नहीं करता है। उसके पास अपने लिए एक दृष्टिकोण, दिमाग में एक वास्तुकला और हासिल करने के उद्देश्य होने चाहिए। व्यवहारिक और सांस्कृतिक दोनों कारणों से इन्हें हमेशा स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया का विश्लेषण करके, प्रक्रियाओं का वर्णन करके और समाधान सुझाकर उनकी रूपरेखा को फिर भी समझा जा सकता है। उस हद तक यह पंक्तियों के बीच पढ़ा जाने वाला एक खंड भी है। भारत की G20 की अध्यक्षता वर्तमान विश्व राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करने में भी शिक्षाप्रद है। ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर लगातार प्रकाश डालते हुए हम यह सुनिश्चित करने में सक्षम हुए कि G20 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के अपने मूल जनादेश पर लौट आया। उस संबंध में प्राथमिकताओं को परिभाषित करना और सामूहिक समाधान तैयार करना भी ऐसे उद्देश्य थे जिन्हें काफी हद तक प्राप्त किया गया था। पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण और उत्तर दक्षिण विभाजन की समानांतर चुनौतियों का सामना करते हुए प्रत्येक का उपयोग दूसरी समस्या को कम करने के लिए किया गया। एक दृढ़ कूटनीतिक रुख, जिसमें अंतरिम परिणामों पर कुछ नई प्रथाओं को शामिल किया गया था, ने उस समय सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जब यह वास्तव में मायने रखता था। अफ्रीकी संघ AU की स्थायी सदस्यता को सक्षम बनाने की पहल करना अपने आप में उल्लेखनीय था और बड़े आख्यान को मजबूत करने में सहायक था। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की एक सीख यह थी कि एजेंडा जितना अधिक महत्वाकांक्षी होगा, दूसरों के लिए खेल बिगाड़ना उतना ही कठिन होगा। समान रूप से समय समय पर महत्वपूर्ण रिश्तों को पोषित करके सभी प्रतिभागियों ने भारत की सफलता में हिस्सेदारी विकसित की, चाहे वह जिस तरह से कूटनीति संचालित की गई हो, संस्कृति और विरासत को पेश किया गया हो या लोकप्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया हो। G20 की अध्यक्षता काफी हद तक भारत की तरह ही एक अभ्यास था। हमारी कूटनीति से लंबे समय से जुड़े एक अभ्यासकर्ता के रूप में दो जिम्मेदारियां हैं जिनका मैं इस पुस्तक के माध्यम से निर्वहन करना चाहता हूं। पहला, एक उभरती हुई शक्ति की सोच को उस दुनिया के साथ साझा करना है जो इस घटना के बारे में तेजी से जागरूक हो गई है। दूसरा है अपने लोगों को वैश्विक विकास को सटीक रूप से समझने की आवश्यकता के बारे में बताना।
तभी हमारा राष्ट्र अपने सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों की पूरी तरह से सराहना कर सकता है। हालांकि ये दोनों अभ्यास अपने सांस्कृतिक आधारों में एकजुट हैं। आखिरकार यह आधार एक परिवार के रूप में दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, क्योंकि यह हमारे समाज की बहुलवादी और परामर्शात्मक प्रकृति को प्रभावित करता है। वे हमारे राजनीतिक लोकाचार को भी आकार देते हैं, जैसे वे हमारे लोकतांत्रिक विकल्पों को बढ़ावा देते हैं। जिस तरह से बहसें आयोजित की जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और रुख स्पष्ट किया जाता है, उन सभी की अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है, लेकिन सबसे बढ़कर वे उन मूल्यों और नैतिकता को सामने लाते हैं जो हमारे सामूहिक व्यक्तित्व के मूल में हैं। राष्ट्रों की गाथाएं, जबकि उनके लोगों की कल्पना को पकड़ने के लिए विकसित की गईं, ज्ञान, विश्वास और आदतों का मिश्रण है। उन लोगों के लिए जिनकी संस्कृतियां और परंपराएं इतिहास के कठिन दौर में दबाव में आईं, वे एक महत्वपूर्ण प्रेरक भी हैं। वास्तव में महान कहानियां अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो सीमाओं से परे प्रभाव फैलाने और संदेशों को प्रचारित करने में मदद करती हैं। इसलिए उनसे ऐसे सबक लेना आकर्षक है जिन्हें समकालीन दुनिया में लागू किया जा सकता है। विशेष रूप से अशांति के समय में प्रसंग और परिणाम मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, समानताएं प्रस्तुत कर सकते हैं और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। दरअसल, क्योंकि महाकाव्य किसी भी काल की घटनाओं को देखने के लिए एक शिक्षाप्रद तरीके के रूप में काम करते हैं, इसलिए वे शाश्वत रूप से प्रासंगिक बने रहते हैं। भारत के दो प्रमुख महाकाव्यों रामायण और महाभारत में से यह बाद वाला है जो आमतौर पर शासन कौशल और कूटनीति से जुड़ा हुआ है। इस धारणा के कई कारण हैं, उनमें कहानी भी प्रमुख है, लेकिन वह भी इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि ये दोनों गाथाएं अलग अलग युगों में स्थापित हैं। प्रत्येक की अपनी व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं हैं। रामायण, जो कि पहले वाली है, का केंद्रीय संदेश विचारों की शुद्धता और आचरण की उत्कृष्टता है। इसके विपरीत महाभारत मानवीय कमजोरियों और महत्वाकांक्षा की पूर्ति का इतिहास है। आज के समय में इन शब्दावली में हम एक को नियमों और मानदंडों के पालन की खोज के रूप में देखेंगे, जबकि दूसरे का मूल्यांकन वास्तविक राजनीति में एक अभ्यास के रूप में करेंगे। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने की खोज हमेशा प्रासंगिक रही है। यह शायद आज उस दुनिया में और भी अधिक प्रासंगिक है जो इतनी अधिक उत्तेजना में है। रामायण का अध्ययन उस परिप्रेक्ष्य से किया जा सकता है जो नियम आधारित व्यवस्था के निर्माण की खूबियों और चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डालता है। रामायण के नैतिक आयाम न केवल महाभारत बल्कि अन्य संस्कृतियों के महाकाव्यों की तुलना में असाधारण रूप से मजबूत है। इसकी जमीनी स्तर की समझ बुराई के खिलाफ अच्छाई की स्पष्ट लड़ाई में से एक है। यही कारण है कि इसे पूरे एशिया में त्योहारों और दंतकथाओं के माध्यम से मनाया जाता है। लेकिन इस टेम्पलेट के भीतर भी जटिलताएं, दुविधाएं और मजबूरियां हैं जो रणनीति के छात्र के लिए सबक हैं। सद्भावना का लाभ कैसे उठाया जाता है, प्रतिबद्धताएं कैसे बनाई जाती हैं, गठबंधन कैसे बनाए जाते हैं और विकल्पों का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह सब कथा द्वारा ग्राफिक रूप से चित्रित किया गया है। ज्यादातर मामलों में निर्णय स्पष्ट प्रतीत होते हैं, फिर भी महत्वपूर्ण घटनाओं की एक पृष्ठभूमि होती है जिसके बिना हमारी समझ पूरी नहीं होती है। संक्षेप में, रामायण एक दैवीय शक्ति की गाथा है जो दुनिया से बुराई को दूर करने के लिए मानव अवतार राम को धारण करती है। उस प्रक्रिया में वह व्यक्तिगत आचरण के लिए मानदंड निर्धारित करता है और सुशासन को बढ़ावा देता है। इस कारण से हम उनके शासन को नियम आधारित व्यवस्था के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है। कथा जैसे जैसे सामने आती है, केवल इन प्रस्तावों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। इसकी शुरुआत ताकत बनाने और क्षमताएं हासिल करने से होती है, जो मुख्य नायक भगवान राम को उनकी दुर्जेय प्रतिष्ठा दिलाती है। विभिन्न परीक्षणों के अधीन रहते हुए वह उन्हें निपुणता से संभालने में सक्षम है, जो उसे अंतिम चुनौती के लिए तैयार करता है। अपने सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ उनका रिश्ता विशेष रूप से घनिष्ठ है, हालांकि उन्हें अपने दो अन्य भाई बहनों भरत और शत्रुघ्न का भी स्नेह प्राप्त है। यह कहानी राजनीतिक साजिशों में से एक है, क्योंकि राम की सौतेली मां कैकेयी अपने पिता दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों में से एक का उपयोग करके उसी समय राम के वनवास पर जोर देती है जब उनका राज्याभिषेक होना होता है। वनवास के दौरान उनकी पत्नी सीता का
अपहरण कर लिया गया राक्षस राजा रावण वह प्रमुख घटना है जिस पर बाद के घटनाक्रम केंद्रित हैं। जैसे ही राम उसे बचाने के लिए एक अभियान की तैयारी करते हैं, कई युक्तियां सामने आती हैं, जिनमें से सभी ने लोक कथाओं में अपना रास्ता खोज लिया है। 10 दिवसीय युद्ध जिसमें राम अंततः सफल हुए, चिंता के क्षणों से रहित नहीं है। उनके भक्त, दूत, साधन व्यक्ति और सलाहकार के रूप में हनुमान की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन चाहे वह विश्वसनीय मित्रों का महत्व हो, गठबंधन बनाने की चुनौतियां हों, खुली प्रतिबद्धताओं के खतरे हों, रणनीतिक आत्मसंतुष्टि के खतरे हों, प्रभावी कूटनीति का मूल्य हो या सूचना आधारित युद्ध की आवश्यकता हो, आज की दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। इस युग से सबसे बढ़कर भगवान राम की कहानी एक उभरती हुई शक्ति का लेखा जोखा है, जो वैश्विक भलाई करने की प्रतिबद्धता के साथ अपने विशेष हितों के बीच सामंजस्य बिठाने में सक्षम है। रणनीतिक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। निर्णय के कई बिंदु सैद्धांतिक होते हैं और परिणाम स्वरूप विकल्प कम स्पष्ट होते हैं, लेकिन स्वार्थ के अवसर भी होते हैं, जहां किसी कार्य का औचित्य किसी विशेष आवश्यकता से उत्पन्न होता है। वानर राजा बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध में भगवान राम का हस्तक्षेप, जिसे बाद में विस्तार से समझाया गया, एक उदाहरण है। यह अपने नैतिक पहलुओं के बिना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि नैतिकता की समझ उसकी रूढ़िवादी धारणाओं से भिन्न है। जीवन शायद ही कभी एक श्वेत श्याम विकल्प होता है, और निर्णय लेने की जटिलताओं की सराहना करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि एक प्रमुख उभरती हुई शक्ति को सटीक परिदृश्य विश्लेषण और उस पर कार्य करने की क्षमता से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उसे अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और अपनी नीतियों को उन विश्वासों पर आधारित करना चाहिए। ये इसकी संस्कृति, विरासत और परंपराओं की समग्रता से प्रेरित होंगे। इसीलिए भारत का उत्थान तभी हो सकता है जब वह वास्तव में भारत होगा। अध्याय समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं। अध्याय 2। और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक वाई भारत मैटर्स। बुक की ऑडियो बुक लेखक है एस जयशंकर। सबसे पहले हिंदी में ऑडियो बुक सनातन XYZ पर वह बुक दोस्तों आपके लिए लाया हूं। हिंदी में हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। फिर मिलते हैं नए अध्याय में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए। अध्याय 2। विदेश नीति और आप। अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाना। मैं भारत दुनिया के लिए मायने रख सकता है और इसके विपरीत भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भारतीयों को अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए। उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से एक अच्छी विदेश नीति क्या है? शायद हम जटिल फॉर्मुलेशन के साथ हितों की समझदार खोज को भ्रमित करके उत्तर को अधिक जटिल बना देते हैं। इसलिए शब्दावली से परे देखना और सहज उत्तरों के माध्यम से इसे मान्य करना महत्वपूर्ण है। एक अच्छी विदेश नीति व्यक्तिगत रूप से आपके लिए काम करनी चाहिए। दुनिया से आपकी रोजमर्रा की जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी होनी चाहिए। चूंकि हम एक देश के रूप में सामूहिक हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। जैसे ही ऐसा किया जाता है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति को सुगम बनाया जाना चाहिए। विदेश नीति बाहर से जुड़ी होने के नाते हमें वह हासिल करने में सक्षम बनाना चाहिए जो हम चाहते हैं। यह प्रौद्योगिकी, पूंजी, सर्वोत्तम प्रथाएं या कार्य अवसर हो सकते हैं, और जाहिर है हम सभी मजबूत होना, अच्छा दिखना और सराहना महसूस करना चाहेंगे। अंतिम विश्लेषण में अच्छी विदेश नीति को वैश्विक रुझानों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और यह अनुमान लगाना चाहिए कि हमारे देश और हमारे लोगों के लिए क्या संकेत हैं। जब अप्रत्याशित घटित होता है तो उसे तत्परतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथ ही इसे हमारे इरादों को संदेश देना चाहिए और हमारी छवि को सकारात्मक रूप से पेश करना चाहिए। कोई भी प्रयास जो इन लक्ष्यों को सुनिश्चित करता है, उसमें बहुत कुछ होता है। जरूरी नहीं कि यह अच्छा लगे, इसे बस गंध परीक्षण पास करना होगा। अपने आप को एक भारतीय छात्र के स्थान पर रखें जो 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में था। शैक्षिक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए
आप अब एक गंभीर संघर्ष के बीच फंस गए हैं। वहां सिर्फ आप और आपके हजारों साथी नागरिक ही नहीं है, लाखों यूक्रेनियन एक ही समय में देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आंतरिक यात्रा खतरनाक और जटिल है। अत्यधिक भीड़-भाड़ और भीड़-भाड़ के कारण सीमाएं और भी अधिक संकरी हो गई हैं। संघर्ष प्रभावित शहरों में गोलाबारी और हवाई हमलों के कारण खुले में निकलने के शारीरिक खतरे को लेकर भी डर है। यह तब होता है जब आप वास्तव में समर्थन और मुक्ति के लिए अपनी सरकार की ओर देखते हैं, और वास्तव में यह तब होता है जब इसकी पूरी विदेश नीति तंत्र कार्रवाई में जुट जाती है, जैसा कि ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हुआ था। इसने ट्रेनों और बसों सहित परिवहन की सुविधा प्रदान करके ऐसा किया। इसने सुरक्षित मार्ग के लिए आग को रोकने के लिए रूस और यूक्रेन में उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप किया। इसने सीमा पार करने में सक्षम बनाने के लिए सीमा अधिकारियों को नियुक्त किया, और चरम मामलों में जैसे कि सुमी शहर में इसके प्रतिनिधियों ने आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक रसद सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष क्षेत्रों को भी पार किया। एक बार जब आप यूक्रेन से बाहर थे तो इसने रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया में पड़ोसी सरकारों के साथ पारगमन शिविर स्थापित करने, हवाई क्षेत्रों का उपयोग करने और घर वापसी के लिए आवश्यक उड़ानों को व्यवस्थित करने के लिए काम किया। शीर्ष स्तर से लेकर विभिन्न स्तरों पर उन प्रयासों, हस्तक्षेपों और रिश्तों पर एक पल के लिए विचार करें जो यह सब संभव बनाने में शामिल थे। 15 अगस्त 2021 को फिर काबुल जाए। कल्पना करें कि किसी भी कारण से जब तालिबान ने अचानक शहर पर कब्जा कर लिया तो आपने खुद को फंसा हुआ पाया। अब तालिबान चौकियों द्वारा नियंत्रित शहर में नेविगेट करने के अलावा आप पूछ सकते हैं कि घर जाना कितना मुश्किल हो सकता है। खैर, भारत सरकार को एक बड़ा प्रयास करना पड़ा। यह उतना ही चुनौतीपूर्ण था जितना कि एक सुरक्षित अमेरिकी एयरबेस तक पहुंच को जोड़ना जो किनारे पर था, हताश अफगानों और संदिग्ध तालिबान से घिरा हुआ था। त्वरित प्रतिक्रिया के लिए ताजिक रियर समर्थन का उपयोग करना, अल्प सूचना पर ईरानी हवाई क्षेत्र तक पहुंचना और चुपचाप खाड़ी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ अन्य लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, यूके, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और फ्रांस द्वारा संचालित उड़ानों में सीटों के लाभार्थी थे, जिनके बारे में नाजुक ढंग से बातचीत की गई थी। यह असाधारण रूप से जटिल लॉजिस्टिक्स जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक था। इसके पीछे वर्षों के रिश्ते थे जो वास्तव में एक ही समय में सामने आई आवश्यकता का। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह कई प्रतिबद्धताओं की लचीली और व्यावहारिक भारतीय नीति की प्रभावकारिता का प्रतिनिधित्व करता है। काबुल से ऑपरेशन देवी शक्ति उड़ानें असाधारण रूप से तनावपूर्ण रही होंगी, लेकिन फिर भी उन्हें अल्प सूचना पर प्रबंधित किया जा सकता था। शामिल संख्या के संदर्भ में कोविड महामारी से उत्पन्न मांगों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया कहीं अधिक बड़ी थी। वंदे भारत मिशन, जो कई देशों से लाखों भारतीयों को हवाई, समुद्र और जमीन के रास्ते वापस लाया, शायद इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा निकासी अभ्यास है। लोगों की आवाजाही केवल हिमशैल की नोक थी। इसे चलाना गतिविधियों का एक जटिल और पेचीदा समूह था, जिसमें आयोजन, एकत्रीकरण, परीक्षण, आवास और यहां तक कि स्वदेश वापसी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को खाना खिलाना भी शामिल था। पहले वुहान से शुरुआत और फिर इटली और उससे आगे बढ़ते हुए इसमें स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ गहन जुड़ाव शामिल था, और इसमें पर्यटकों और छात्रों से लेकर पेशेवरों और श्रमिकों, यहां तक कि तीर्थयात्रियों, मछुआरों और नाविकों तक सभी को शामिल किया गया। यह भारतीयों के वापस आने तक ही सीमित नहीं था। उदाहरण के लिए विदेश में खाड़ी में रहने वाले कई लोगों को सीधे या स्थानीय सरकारों के साथ हस्तक्षेप करके सहायता दी गई। यहां भी राजनीतिक नेताओं और राजनयिकों द्वारा की गई साधना के परिणाम सामने आए। एक और हालिया उदाहरण अप्रैल 2023 में सूडान में सशस्त्र नागरिक संघर्ष में फंसे भारतीय समुदाय का था। पिछले वर्ष के दौरान तनाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रवासी आमतौर पर तब तक छोड़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं जब तक कि वास्तव में सबसे खराब स्थिति न हो जाए। इस उदाहरण में जब यह अचानक हुआ तो इसने लगभग 4000 भारतीय नागरिकों को खतरे में डाल दिया। रातों रात भारतीय प्रतिक्रिया ने घर पर ही कमांड सेंटर स्थापित करके कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया। उसी समय भारतीय विमानों को अल्प सूचना उड़ानों के लिए सऊदी अरब में तैनात किया गया था, जबकि भारतीय नौसैनिक जहाजों को लाल सागर में भेजा गया था। निष्कासन प्रक्रिया
फिर से अविश्वसनीय रूप से जटिल थी, क्योंकि हमारे नागरिक एक विशाल क्षेत्र में कम संख्या में बिखरे हुए थे। गृह युद्ध की स्थिति में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और यहां तक कि बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच भी मुश्किल हो गई। भारतीय दूतावास ने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया, जिसमें एक युद्धरत पक्ष द्वारा इसके परिसर पर कब्जा भी शामिल था। इसका समाधान यथासंभव सुरक्षित, अस्पष्ट और तेजी से निकासी करना था। 3 उद्देश्य जो विशेष रूप से व्यक्तिगत और राजनीतिक दबावों के कारण अक्सर टकराते थे। फिर भी यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पूरी तरह से परिणाम दिया, क्योंकि यह जमीन पर एक प्रतिबद्ध आधिकारिक उपस्थिति, पड़ोसियों और समर्थकों के साथ कुशल कूटनीति और एक विस्तृत एसओपी का संयोजन था जिसे वर्षों से सम्मानित किया गया था। हमारे राजनयिकों और सैन्य कर्मियों ने अक्सर उच्च व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हमने सऊदी, ब्रिटिश और मिस्र जैसे साझेदारों को भी मदद के लिए आगे आते देखा। यदि इन तनावपूर्ण अनुभवों के बीच कोई सामान्य सूत्र है, तो वह बड़े खतरों का है जो व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, और वास्तव में यह पूरे मानव इतिहास में एक कठिन परिस्थिति है। जब एक ऋषि पहली बार राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम से दुष्ट राक्षसों को साफ करने के लिए ले गए, तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यह मुठभेड़ उनके जीवन के लिए क्या लेकर आई थी। यह अंधेरे की शक्तियों से उनका पहला संघर्ष था, जिनकी पूरी शक्तियां वे समझने से बहुत दूर थे। वास्तव में वही मारीच जिसे भगवान राम ने सबसे पहले निष्प्रभावी किया था, अपने बाद के वनवास में उन्हें धोखा देने के लिए एक सुनहरे हिरण के रूप में वापस आया था। वर्षों बाद अपने निर्वासन के प्रारंभिक चरण में उन्होंने फिर से शरभंगा के ऋषियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। शायद यह नहीं जानते थे कि यह उन्हें कहां ले जाएगा। जटिल घटनाओं के मेल से भविष्य का निर्णय होने के ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे वह वानर राजा बाली का भाग्य हो या गरुड़ राजा जटायु का। मारीच जैसे कुछ लोग इसे समझते हैं, लेकिन फिर भी नियति के मार्ग को रोकने में असमर्थ हैं। वास्तव में राजा दशरथ के वरदानों की प्रेरक घटना अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जाने वाले अनपेक्षित निर्णय का एक उदाहरण है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि रावण को रानी सीता के अपहरण के अंतिम परिणाम की कल्पना भी नहीं है। हमारी आधुनिक दुनिया में हम भी अनिश्चितताओं और अशांति के साथ जी रहे हैं। कोई भी प्रत्याशा हमें पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकती। फिर भी हमें हमेशा आकलन करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक समझदार सरकार, जिसकी सोच के केंद्र में अपने नागरिकों का कल्याण है, अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए स्वाभाविक रूप से नियम, विनियम, तंत्र और प्रथाएं लागू करेगी। यह अनुभवों के आधार पर उन्हें लगातार परिष्कृत भी करता रहेगा। पिछले दशक में बिल्कुल यही बदलाव आया है, और अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि इससे हमारे आम नागरिकों पर कितना फर्क पड़ा है। वैश्वीकृत अस्तित्व से निपटना। इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक समानांतर उदाहरण भी उतना ही शिक्षाप्रद है। जब 2020 में भारत में कोविड की पहली लहर आई, तो हमने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर की खरीद के लिए दुनिया भर में खोजबीन की और विक्रेता के बाजार में ऐसा किया क्योंकि मांग आपूर्ति से कहीं अधिक थी। फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए बढ़ती आवश्यकताओं वाली सामग्री की भी बहुत मांग थी। यहां तक कि टीकों के लिए इनपुट कई देशों में फैली दसियों कंपनियों से आया था और वे स्थानीय मांगों की प्रधानता के अधीन थे। ऐसी परिस्थितियों में वाणिज्य अपने आप में पर्याप्त नहीं था। प्रभावी पहुंच और विनियामक अनुमोदन के लिए संपर्कों की आवश्यकता थी। 2021 में दूसरी लहर में विदेशों से ऑक्सीजन और विशेष दवाओं की मांग में समान वृद्धि देखी गई। आपूर्ति का पता लगाना, बातचीत करना और अनुबंध करना भारतीय कूटनीति की प्राथमिकता बन गई और इसने वास्तव में परिणाम देने के लिए अपनी पीठ झुकाई। ये उदाहरण असाधारण स्थितियों के उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन वे स्पष्ट करते हैं कि एक निर्विवाद वास्तविकता क्या है। और बात यह है कि हमारा दैनिक जीवन अन्य जगहों पर होने वाली घटनाओं से तेजी से प्रभावित हो रहा है, चाहे वे समस्याएं हों या समाधान। इसलिए अगली बार जब आप कोई विदेशी यात्रा देख रहे हों, किसी महत्वपूर्ण रिश्ते पर चर्चा सुन रहे हों या विदेश में हितों के बारे में बहस पढ़ रहे हों, तो इसे बहुत गंभीरता से लें। याद रखें कि इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। विदेश नीति सिर्फ संकट की स्थिति में ही मायने नहीं रखती। ये वस्तुतः आपकी सुरक्षा, आपकी नौकरी,
आपके जीवन की गुणवत्ता और, जैसा कि हमने पाया, निर्धारित कर सकता है हाल ही में, यहां तक कि आपका स्वास्थ्य भी। यह उसे आकार देता है जिसे आप प्रिय मानते हैं। गौरव, मूल्य, प्रतिष्ठा और छवि, इन सभी कारणों और अन्य कारणों से यह महत्वपूर्ण है कि आप दुनिया में अधिक रुचि लें और समझें कि इसका आपकी संभावनाओं के लिए क्या मतलब हो सकता है। आइए जानें कि व्यक्तिगत रूप से आपके लिए विदेश नीति का क्या अर्थ हो सकता है। यदि आप एक भारतीय छात्र हैं तो यह वीजा प्राप्त करने में आसानी, कोविड के समय में यात्रा करने की क्षमता और शायद पढ़ाई के बाद रोजगार हो सकता है। यदि आप एक व्यवसायी हैं तो यह आपको विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने, नियमों और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और जहां परिस्थितियों की मांग है, समस्याओं को हल करने के लिए सहायता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पेशेवरों और श्रमिकों के लिए यह निष्पक्ष रोजगार अनुबंध कठिनाइयों के समय में सुरक्षा की मजबूत भावना और कल्याण उपायों को सुनिश्चित करने में दिखाई दे सकता है। एक फंसे हुए पर्यटक के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण दूतावास बहुत आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान करता है और अधिक खतरनाक परिस्थितियों में यहां तक कि निकासी भी प्रदान करता है। लेकिन विदेश नीति की आवश्यकता के लिए आपका विदेश में होना जरूरी नहीं है। यह घर पर भी उतना ही मायने रखता है। जब सुरक्षा की बात आती है, बाहरी या आंतरिक, तो कूटनीति एक निवारक उपाय, शमनकर्ता या समस्या समाधानकर्ता हो सकती है। यह साझा खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है, जैसे यह आम खतरों के खिलाफ साझेदार ढूंढ सकता है। इसलिए यदि आप हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक हैं या आतंकवाद से जूझ रहे पुलिसकर्मी हैं, तो एक अच्छी विदेश नीति आपके जीवन को थोड़ा आसान बना देती है। और फिर निवेश, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज वाली अर्थव्यवस्था है, जिसे केवल विदेश नीति द्वारा ही सक्षम किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी रिश्ते भारत की प्रगति को गति दे सकते हैं। कुल मिलाकर वे रोजगार का विस्तार करते हैं और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। चाहे वह आयातित खाना पकाने के तेल की कीमत हो या सहयोगात्मक रूप से उत्पादित स्मार्टफोन की कीमत हो, एक बड़े नीतिगत निर्णय ने आपके पर्स पर कुछ फर्क डाला है। वास्तव में यदि उस संबंध में कोई संदेह था तो यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर आने वाले दबावों और प्रतिक्रियाओं ने इसे शांत कर दिया है। लेकिन एक पल के लिए यह भी सोचें कि हमारे समय के बड़े मुद्दे, महामारी, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन आप पर कितना प्रभाव डालते हैं। अस्तित्व। अपने आप से पूछें कि क्या समाधान की खोज में हमें अधिक योगदान नहीं देना चाहिए। हम सभी के लिए यह भी मायने रखता है कि दूसरे देश भारत, हमारी संस्कृति और हमारी जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं। आखिरकार G20 की अध्यक्षता दुनिया को भारत के साथ और अधिक परिचित कराने और हमारे अपने लोगों को विदेशों में अवसर तलाशने के लिए और अधिक तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। तो क्या हमें अपनी छवि नहीं बनानी चाहिए और कथा को प्रभावित नहीं करना चाहिए? साथ ही हमारी राष्ट्रीय बहसों और विकास में बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप का रास्ता खोले बिना ऐसा करना भी चुनौती है। ये इस बात का नमूना है कि तेजी से जुड़ती दुनिया में दूसरों का रवैया, धारणाएं और रुचियां कितनी प्रासंगिक हैं। यदि उन्हें प्रबंधित और लाभ उठाना है तो घरेलू स्तर पर इस बात का तीव्र एहसास होना और भी आवश्यक है कि विदेश नीति वास्तव में मायने रखती है। कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी समाजों के लिए सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। कारण स्पष्ट है, यह हमारी सामूहिकता की प्रकृति को प्रभावित करता है। इसका क्षेत्रीय पहलू के साथ साथ सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और कल्याण भी है। वे अक्सर जुड़े हुए हैं क्योंकि साथ मिलकर वे राष्ट्रीय भावना और अस्तित्व का निर्धारण करते हैं। भारत को अपनी अपेक्षा से अधिक बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आंशिक रूप से क्योंकि हमारी कई सीमाएं पूरी तरह से तय नहीं हुई हैं। परिणामी प्रतियोगिताएं स्पष्ट रूप से दृढ़ संकल्प और संसाधनों दोनों पर एक आह्वान है। हमने इसे पहले पाकिस्तान के साथ और हाल ही में चीन के साथ देखा। लेकिन वे समान रूप से मांग करते हैं कि बातचीत के साथ साथ जमीन पर भी सर्वोत्कृष्ट स्थिति सुनिश्चित करने पर ऊर्जा केंद्रित की जाए। इस तरह के मतभेदों के गंभीर परिणामों को देखते हुए यदि अधिक नहीं तो शांति और शांति सुनिश्चित करना भी बहुत प्रासंगिक है। कूटनीति रक्षा का स्वाभाविक भागीदार है। अधिकांश समय यह पहली पंक्ति होती है, कभी कभी यह बैकअप भी होता है। आखिरकार
अधिकांश सैन्य स्थितियां सम्मेलन की मेज पर ही समाप्त होती हैं। वास्तव में पड़ोस को स्थिर करने में विदेश नीति की उपलब्धियां घरेलू स्तर पर प्रगति और विकास का आधार है। निया जैसी है वैसी ही होने के कारण दूसरों के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के लिए स्वार्थ और अभिसरण पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। पड़ोसियों सहित न तो उनकी महत्वाकांक्षाएं और भावनाएं और न ही उनकी जोखिम लेने की प्रवृत्ति का हमेशा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पिछले 3 वर्षों में चीन के साथ भारत के संबंधों में जो गिरावट आई है उसका अंदाजा बहुत कम लोगों को रहा होगा। इसलिए कोई भी विवेकपूर्ण राजनीतिक क्षमताओं और प्रतिरोध के साथ अपना रुख बनाए रखती है। भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जिम्मेदारी ऐसी आकस्मिकताओं के लिए विकल्पों का व्यापकतम समूह तैयार करना है। इसका मतलब रक्षा उपकरणों का अधिग्रहण और अन्य सहायक उपाय हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमारी नीतियों और कार्यों के लिए समझ हासिल करना और उस मामले में अधिक भयावह स्थितियों को कम करने या हल करने में। आइए देखें कि पिछले कुछ वर्षों में इन सभी ने कैसे काम किया है। मोदी सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि 2015 में बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को समाप्त करना और लागू करना था। समुद्री मतभेदों के समाधान के साथ साथ इसका पूर्व में सुरक्षा स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे भी अधिक इसने पूरे उपक्षेत्र के लिए आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी की संभावनाएं खोल दी हैं। व्यापार और यात्रा के संबंध में लाभार्थी सिर्फ भारत और बांग्लादेश या नेपाल और भूटान ही नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी हैं, और वह भी काफी हद तक। पाकिस्तान के मुकाबले हमारी पश्चिमी सीमा पर एक बहुत ही अलग चुनौती का सामना किया जा रहा है। उस मोर्चे पर कूटनीति का प्रारंभिक लक्ष्य पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को बेनकाब करना और उसे अवैध बनाना था। जब जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता हुई, जैसे कि 2016 में उरी और 2019 में बालाकोट में, प्रभावी कूटनीति ने भारत के कार्यों की वैश्विक समझ सुनिश्चित की। जहां तक चीन का सवाल है, मई 2020 से सैन्य गतिरोध के समानांतर चल रही कूटनीतिक बातचीत से पता चलता है कि विदेश और रक्षा नीतियां वास्तव में आपस में जुड़ी हुई हैं। यहां भी वैश्विक समर्थन और सराहना का मूल्य स्वयं स्पष्ट है। बहुध्रुवीय दुनिया का लाभ हमारे रक्षा बलों के लिए आवश्यक हथियारों और प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। फ्रांस से राफेल विमान का अधिग्रहण MH-60 हेलीकॉप्टर के समान समय सीमा में हो सकता है, या अमेरिका से P-8 विमान, रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली और इजराइल से स्पाइस बम हमारी चपलता को दर्शाते हैं। ये आमतौर पर सैन्य अभ्यास और नीति आदान प्रदान के साथ होते हैं, जो अधिक रणनीतिक आराम लाते हैं। संक्षेप में, कूटनीति राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों का समर्थन, सशक्तिकरण और सुविधा प्रदान करती है। इनमें से कुछ घरेलू स्तर पर भी होता है, भले ही यह कम स्पष्ट हो। घर में शांति अक्सर पड़ोस से सक्रिय विद्रोही समूहों द्वारा परेशान की गई है। हालांकि कुशल कूटनीति ने पड़ोसियों को आश्रय या सहायता प्रदान करने से प्रभावी ढंग से हतोत्साहित किया है। समय समय पर परिणाम प्राप्त करने में इससे थोड़ा अधिक समय लगा है। इसे भी दृढ़तापूर्वक उचित ठहराया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा का दुरुपयोग करते हुए अलगाववाद, हिंसा और कट्टरवाद को दूर दराज के स्थानों से भी प्रचारित किया गया है। कनाडा और ब्रिटेन दोनों ने ऐसी घटनाएं देखी हैं। इन्हें भी जोरदार और निरंतर प्रतिकार की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों के खिलाफ हिंसा का प्रचार करना लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ असंगति नहीं मानते हैं। जहां तर्क और अनुनय से कम परिणाम मिलते हैं, वहां मजबूत राजनयिक उपायों की भी आवश्यकता हो सकती है। हमारा समग्र रुख यह संदेश देता है कि भारत अब दूसरों की राजनीति में पंचिंग बैग नहीं रहेगा। तर्कों को तर्क के साथ पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन विवाद स्पष्ट रूप से अधिक जोरदार उत्तर की मांग करता है। उग्रवाद और शासन के लिए अन्य चुनौतियां, जिन्हें सहानुभूति रखने वालों से प्रोत्साहन मिलता है, चाहे नागरिक समाज या पहचान के नाम पर, एक मजबूत प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता है। सीमाहीन राजनीति की दुनिया भी चिंताओं का अपना समूह उत्पन्न करती है, जो प्रभाव संचालन की परंपराओं को पूरक बनाती है। अपने विशिष्ट एजेंडे वाली शक्तिशाली ताकतें हैं जो लोकतांत्रिक विकल्पों पर हावी होने को प्रोत्साहित करती है। किसी भी अलग चीज के प्रति उनकी असहिष्णुता अन्य दृष्टिकोणों को अवैध ठहराने के प्रयासों में प्रकट होती है। स्थापित समाचार पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आंकड़ों को
अपने विचार पृष्ठ तक पहुंच दे रहे हैं या प्रतिष्ठित प्रसारकों द्वारा राजनीतिक घृणित काम कर रहे हैं, जो मानसिकता और उद्देश्य दोनों का संकेत है। इसमें प्रौद्योगिकी की शक्ति और नागरिक प्रभाव सहित कई प्रभावी उपकरण मौजूद हैं। सामाजिक संगठन इस चुनौती को विकट बनाते हैं। जब राजनीति की बात आती है तो आख्यानों की लड़ाई एक 12 मासी अभ्यास है। भारत को धैर्यपूर्वक यह दावा करना होगा कि राष्ट्रीय हित की उसकी खोज वैश्विक भलाई की उसकी वकालत के साथ काफी मेल खाती है। उत्तरों का एक बड़ा हिस्सा तर्क वितर्क की दुनिया और संचार की प्रभावशीलता में निहित है। इस प्रकार कूटनीति की एक राजव्यवस्था की ढाल और तलवार दोनों के रूप में जिम्मेदारी होती है। भारत के बारे में हाल की वैश्विक बहसों का हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी असाधारण विविधता वाली संघीय राजनीति के रूप में संघ को पोषित करने के प्रयास की हमारे संदर्भ में सबसे अधिक सराहना की जानी चाहिए। फिर भी हम पाते हैं कि राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता को मजबूत करने के प्रयासों को अक्सर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके कमजोर कर दिया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से शासन में सुधार, प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और लंबे समय से लंबित मुद्दों पर प्रगति को स्वतंत्रता के लिए हानिकारक के रूप में चित्रित किया जा सकता है। यहां तक कि प्रमुख संस्थान भी किसी मकसद को पूरा करने के लिए गलत सूचना फैलाते हैं। इतिहास को नजरअंदाज किया जा सकता है और प्रतिकूल घटनाओं को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। अपनी खोज में हमने पाया है कि राजनीतिक वोट बैंक हमारे तटों से परे भी एक वास्तविकता है। इस तरह के नुकसान के खिलाफ राष्ट्र की मजबूती से रक्षा करना एक प्रतिबद्धता है जिसे पहचाना जाना चाहिए। अगर यह सिर्फ एक बहस होती तो शायद इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन कार्यस्थल पर यह एक कड़वी सच्चाई है। इसमें से कुछ वैचारिक हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रतिस्पर्धी प्रकृति भी है। स्पष्ट रूप से कहें तो हमेशा ऐसे हित रहे हैं जो एक मजबूत और एकजुट भारत के खिलाफ सक्रिय रहते हैं। अतीत में उन्होंने हमारे समाज द्वारा प्रदान की गई हर गलती का फायदा उठाया। धर्म, भाषा, जातीयता और सामाजिक स्तर। आज वे अलग लिबास में और नए तर्कों के साथ पहले से भी ज्यादा सक्रिय हैं। शायद हम में से अधिक लोगों को खुद से यह पूछने की जरूरत है कि भारत में अलगाववाद को विदेशों में नियमित समर्थन क्यों मिलता है। इस मामले में हम पर लक्षित आतंकवाद को लगातार कम महत्व दिया जाता है या तर्कसंगत भी बनाया जाता है। दरअसल क्यों कुछ विदेशी मंच हमारे रिकॉर्ड और उपलब्धियों को बदनाम करने में इतनी तत्परता से उतर आते हैं। विदेश नीति का कार्य जब इस तरह की गणनाओं और युक्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने स्वयं के आख्यान को आगे बढ़ाते हुए भी दृढ़ता से पीछे धकेलना होता है। राष्ट्रीय विकास को गति देना, चूंकि समृद्धि के लिए अभियान सभी समाजों के लिए एक निरंतर प्रयास है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि नीति निर्माण भी इसी लक्ष्य के प्रति समर्पित है। इसकी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। बाजार हमेशा अपने आप काम नहीं करते। वास्तव में लगभग हर कोई प्रोत्साहन और सुविधा का उपयोग करता है। ऐतिहासिक विकलांगता वाले लोगों के पास ऐसा करने का और भी मजबूत कारण है। हम अभी भी औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और नुकसान के खिलाफ राष्ट्र की मजबूती से रक्षा करना एक प्रतिबद्धता है जिसे पहचाना जाना चाहिए। अगर यह सिर्फ एक बहस होती तो शायद इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन कार्यस्थल पर यह एक कड़वी सच्चाई है। इसमें से कुछ वैचारिक हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रतिस्पर्धी प्रकृति भी है। स्पष्ट रूप से कहें तो हमेशा ऐसे हित रहे हैं जो एक मजबूत और एकजुट भारत के खिलाफ सक्रिय रहते हैं। अतीत में उन्होंने हमारे समाज द्वारा प्रदान की गई हर गलती का फायदा उठाया। धर्म, भाषा, जातीयता और सामाजिक स्तर। आज वे अलग लिबास में और नए तर्कों के साथ पहले से भी ज्यादा सक्रिय हैं। शायद हम में से अधिक लोगों को खुद से यह पूछने की जरूरत है कि भारत में अलगाववाद को विदेशों में नियमित समर्थन क्यों मिलता है। इस मामले में हम पर लक्षित आतंकवाद को लगातार कम महत्व दिया जाता है या तर्कसंगत भी बनाया जाता है। दरअसल क्यों कुछ विदेशी मंच हमारे रिकॉर्ड और उपलब्धियों को बदनाम करने में इतनी तत्परता से उतर आते हैं। विदेश नीति का कार्य जब इस तरह की गणनाओं और युक्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने स्वयं के आख्यान को आगे बढ़ाते हुए भी दृढ़ता से पीछे धकेलना होता है। राष्ट्रीय विकास को गति देना, चूंकि समृद्धि के लिए अभियान सभी समाजों के लिए एक निरंतर प्रयास है,
इसलिए यह स्वाभाविक है कि नीति निर्माण भी इसी लक्ष्य के प्रति समर्पित है। इसकी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। बाजार हमेशा अपने आप काम नहीं करते। वास्तव में लगभग हर कोई प्रोत्साहन और सुविधा का उपयोग करता है। ऐतिहासिक विकलांगता वाले लोगों के पास ऐसा करने का और भी मजबूत कारण है। हम अभी भी औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और प्रतिस्पर्धात्मकता पर पकड़ बना रहे हैं और कुछ समय तक ऐसा करना जारी रखेंगे। हालांकि केवल घर में क्षमताएं बनाना पर्याप्त नहीं हो सकता है। विदेश में व्यवसाय सुरक्षित करने के लिए सूचना, नेटवर्किंग और पहुंच की आवश्यकता होती है। यहां कार्यस्थल पर एक अच्छा चक्र है जिससे अधिक व्यापार और आर्थिक गतिविधि घरेलू स्तर पर कौशल, क्षमताओं और रोजगार को मजबूत करती है, और वह बदले में हमारी क्षमता को लगातार अद्यतन और परखता है। कई मायनों में विदेश नीति प्रतिस्पर्धात्मकता का एक अभ्यास है और इसके आर्थिक पहलू एक विशेष क्षेत्र में प्रतिबिंब होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य हासिल किए जिन्हें हाल तक अवास्तविक माना जाता था। अब यह न केवल आकांक्षा में पर्याप्त वृद्धि है, बल्कि यह एहसास भी है कि विश्व अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड महामारी से उबर रही है। इस विश्वास का आधार विनिर्माण, श्रम, वित्त, कौशल और व्यापार सुविधा में सुधारों की एक श्रृंखला है। इसके साथ ही व्यापार करने में आसानी में भी लगातार सुधार हो रहा है। विदेशी वाणिज्यिक नीति को बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और व्यापार बाधाओं को कम करने का काम सौंपा जा रहा है। यह एक रूढ़िवादी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मुक्त व्यापार समझौतों, एफटीए और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित बातचीत की समझ के माध्यम से इसे तेज किया जा सकता है। यह अपने आप में एक उद्देश्य हो सकता है। रोजगार और समृद्धि के लिए इसका बड़ा महत्व स्पष्ट है। विदेश नीति घरेलू स्तर पर नई क्षमताओं के निर्माण में तेजी से योगदान दे रही है। एशिया में सभी आधुनिकीकरण अर्थव्यवस्थाओं ने विदेशों से पूंजी, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्राप्त करने पर अपनी बाहरी बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया है। मीजी युग के दौरान जापान और डेंग के बाद चीन इस संबंध में अग्रणी था। जिओपिंग पैमाने के मामले में सबसे सफल था। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी इस मानसिकता को अपना लिया है। हमारे पास उद्यम स्तर पर या राष्ट्रीय परियोजनाओं में प्रयासों से लोगों को लाभ के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी या ओंटो विनिर्माण, खाद्य उत्पादन या खाद्य प्रसंस्करण, महानगर या बुलेट ट्रेन, अंतरिक्ष क्षमताएं या परमाणु ऊर्जा हो सकती है। विदेशी सहयोग के फल सभी के सामने हैं। हरित विकास और जलवायु कार्रवाई जैसी नई चुनौतियों ने और अधिक संभावनाएं खोलनी शुरू कर दी हैं। हमारे साझेदार पुरानी औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्थाओं से अधिक नवीन अर्थव्यवस्थाओं तक विस्तारित हुए हैं। यह सब कई क्षेत्रों में विदेशों में रुचि के अवसरों की पहचान करने, संलग्न होने, बातचीत करने और लाभ उठाने की हमारी क्षमता के कारण होता है। सबसे प्रभावी विदेश नीति वह है जो विकास पर ध्यान केंद्रित करती है और उसे पूरा करती है। बाहरी सहयोग से उपलब्ध संसाधन और अवसर घरेलू अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक वृद्धि को गति देते हैं। हालांकि वे मूल्यवान हैं, फिर भी वे घर में गहरी शक्तियों के निरंतर पोषण का विकल्प नहीं बनते हैं। जैसा कि हमने अनुभव से पाया है, उस संबंध में भ्रम के हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। 3 दशक पहले भारत ने बहुत आवश्यक सुधारों की शुरुआत की और अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। ऐसा करने के लाभ निर्विवाद हैं। हालांकि दक्षता और आधुनिकता के नाम पर हमारे छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई की कीमत पर आसान विकल्प अपनाए गए। प्रभावी घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाने के बजाय हमने एकीकरण और मूल्य संवर्धन का विकल्प चुना जो अधिक लाभदायक और कम श्रम साध्य था। हमारे अपने उद्योग के लिए सीखने को आत्मसात करने के किसी भी प्रयास के बिना बुनियादी ढांचा परियोजनाएं दूसरों को दे दी गईं। अल्पकालिक लाभ की खोज ने हमारी महत्वाकांक्षा और उसके साथ साथ रणनीति की भावना को भी खो दिया। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास में कौशल, ताकत और क्षमताओं के अनुरूप वृद्धि नहीं देखी गई। पिछले दशक में हमें यह एहसास हुआ है कि यदि वैश्वीकरण के मंत्रों को बिना सोचे समझे लागू किया जाए तो वास्तविक नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आर्थिक विकल्पों को रणनीतिक संदर्भ से अलग कर दिया जाए तो यह देश को बहुत खतरनाक स्थिति में ले जा सकता है। वास्तविक बहस यह नहीं है कि हमें एक खुली या संरक्षित अर्थव्यवस्था बनना चाहिए या नहीं। बात यह है
कि क्या हम एक रोजगार केंद्रित और क्षमता संचालित समाज हैं या सिर्फ एक बाजार बनने के लिए मुनाफाग्रस्त समाज है। कमजोरियों के साथ साथ आश्रित मानसिकता को भी तर्कसंगत बनाया गया है, जो वैश्वीकृत सोच के रूप में सामने आती है। भारत की नियति दूसरों के भविष्य का हिस्सा बनने से भी बड़ी है। वास्तविक विकास केवल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बारे में नहीं है। यह समान रूप से बुनियादी ढांचे, आपूर्ति श्रृंखला, कौशल, वित्त और सामाजिक आर्थिक प्रगति के बारे में है। जब हम पहले के लिए बाद वाले का त्याग करते हैं तो हमारी दीर्घकालिक संभावनाएं खतरे में पड़ जाती हैं। हम बिना जागरूक हुए भी रणनीतिक लॉक इन में जा सकते हैं। विदेश नीति निश्चित रूप से हमारे रणनीतिक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक साधन है। यह समान रूप से एक बीमा है कि हमारी बड़ी तस्वीर सही है। अधिक परस्पर निर्भरता और अंतर्प्रवेश के युग में यह भी उम्मीद की जाती है कि सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से परे अपने गहरे प्रभाव वाले क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रयास करेंगे। अतीत में व्यापार, वित्त, सैन्य गतिविधियां और प्रवासन ऐसा करने के कुछ साधन थे। आजकल कनेक्टिविटी और सामाजिक आर्थिक सहयोग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह भारत जैसे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण एहसास है, जिसकी पहुंच विभाजन के कारण बाधित थी। जैसे जैसे हम विभिन्न आयामों में आगे बढ़ रहे हैं, रणनीतिक समझ यह तय करती है कि हमारी समृद्धि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में काम करेगी। इसे समझते हुए मोदी सरकार ने पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी और सहयोगात्मक पहल का काफी विस्तार किया है। इसके परिणाम नई सड़क और रेल कनेक्शन, जलमार्ग, बंदरगाह पहुंच और पारगमन अधिकार, पावर ग्रिड और ईंधन प्रवाह और विशेष रूप से लोगों की आवाजाही में स्पष्ट हैं। साझेदारों द्वारा जीत जीत के परिणामों और खरीद फरोख्त को प्रोत्साहित करके दक्षिण एशिया एक वास्तविक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। नेबरहुड फर्स्ट दृष्टिकोण तत्काल आसपास के क्षेत्र में इस चुनौती का समाधान करता है, जैसे विस्तारित पड़ोस में समानांतर नीतियां करती हैं। कोविड काल में पड़ोसियों को भारत का समर्थन भी इसी सोच को दर्शाता है। हालांकि परस्पर निर्भरता के अपने नकारात्मक पहलू हैं, और जब वैश्विक मानदंडों को दरकिनार कर दिया जाता है तो इसका गलत तरीके से लाभ उठाया जा सकता है। इससे संसर्ग इसलिए प्रतिस्पर्धी राजनीति को निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। हम हमेशा यह नहीं मान सकते कि अन्य सभी लोग नियमों के अनुसार खेलेंगे। इसी कारण से दुनिया के व्याख्याकार के रूप में कूटनीति सावधानी की आवाज भी है। यह समाज को जोखिमों और नुकसानों के बारे में सूचित करता है, साथ ही अवसरों की व्याख्या भी करता है। व्यवस्थित और संगठित तरीके से ऐसा करना रणनीति तैयार करने का हिस्सा है। अपने स्वभाव से विदेश नीति एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करती है और अन्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन कर सकती है। यह व्यापार और प्रौद्योगिकी या शिक्षा और पर्यटन हो सकता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से रिश्तों के प्रति समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक वैश्विक कार्यस्थल तक पहुंच भारत को विशाल मानव पूंजी का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन कमियों के बीच उस लाभ का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थता है। जीवन के कई अन्य पहलुओं की तरह वह भी बदल रहा है। 2014 के बाद शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान लिंग भेदभाव और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, कौशल और रोजगार तक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित कर रहे हैं। इस अवधि में प्रगतिशील नीति निर्धारण के कारण वस्तुतः हर क्षेत्र में बदलाव देखा गया है। बुनियादी ढांचे का विकास, विनिर्माण विस्तार, स्मार्ट शहर और श्रम कोड उल्लेखनीय उदाहरणों में से हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की हमारी परिभाषा बदल गई है और इसमें पानी, बिजली, आवास और स्वास्थ्य तक पहुंच शामिल हो गई है। इसका परिणाम न केवल हमारी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर बल्कि वैश्विक समाज पर भी पड़ता है। ऐसे समय में जब जनसांख्यिकीय बाधाएं विकसित दुनिया को प्रभावित कर रही हैं, वैश्विक कार्यस्थल में भारतीयों के महत्वपूर्ण लाभ हासिल करने की वास्तविक संभावना है। अब तक यह स्वप्रेरित रहा है और नीति निर्माता इस घटना पर काफी हद तक संशय में है। हालांकि हमारी मानव पूंजी को विश्व मंच पर लाने का एक सचेत प्रयास परिणामों का एक अलग सेट बना सकता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाएं अब हमारे एजेंडे में प्रमुख हैं। पुर्तगाल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों के साथ भी प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की गई है। राष्ट्र इसका अनुसरण करना शुरू कर रहे हैं। दरअसल
कोविड प्रेरित अनिश्चितताओं के दौर में छात्रों के शैक्षिक हित फोकस का विषय बन गए हैं। कौशल के संदर्भ में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि भारतीय प्रतिभा के साथ अमेरिका, कनाडा, ओशिनिया और यूरोप में गैर भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए। जहां वे पहले से ही रहते हैं, सामुदायिक कल्याण और सांस्कृतिक चिंताएं भी हमारे ध्यान का विषय हैं। निःसंदेह सर्वाधिक आवश्यकता वाली सबसे बड़ी संख्या खाड़ी में है। उनकी भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह निर्णय लेने में पूरी तरह से परिलक्षित हुआ है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष ICWF का उदार उपयोग उनके प्रति जिम्मेदारी की मजबूत भावना की बात करता है, जैसा कि संकट में फंसे लोगों के लिए नौकरी प्रशिक्षण और सुविधाएं बनाने के कार्यक्रम करते हैं। कुवैत के साथ घरेलू कामगारों के अधिकारों पर हस्ताक्षरित समझौता विदेश में बेहतर कार्यस्थल सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। विदेश में किए गए सामाजिक सुरक्षा भुगतान को वापस पाने का प्रयास एक और प्रयास है। दरअसल वीजा प्राप्त करना आसान बनाना हमारे राजनयिक प्रयासों का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वास्तव में यह मानसिकता इस श्रृंखला में और भी आगे तक जाती है, जिसकी शुरुआत इस बात से होती है कि अब घर पर पासपोर्ट प्राप्त करना कितना आसान हो गया है। आवेदन केंद्रों को 4 गुना विस्तारित करने और सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने से विदेश यात्रा और काम करने की क्षमता में भारी बदलाव आया है। आज बातचीत के समझौतों के परिणाम स्वरूप भारतीय कौशल के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं, चाहे वह जापान, यूरोप, खाड़ी या रूस के साथ हो। विदेश नीति औसत भारतीय के लिए दुनिया को और अधिक सुलभ बनाने में मदद कर रही है और वे पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से आगे बढ़े, यह जानते हुए कि कठिनाई के समय में हम उनका साथ देंगे। वंदे भारत मिशन, जो कोविड लहरों के दौरान लाखों भारतीयों को वापस लाया, हमारे श्रमिकों और छात्रों, नाविकों और पर्यटकों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ क्षमता का भी एक बयान था। हाल ही में दुनिया में कदम रखने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समकालीन प्रवासी ऐतिहासिक रूप से स्थापित समुदायों में शामिल होकर दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी बनाते हैं। स्वाभाविक है कि उनका कल्याण और हित विदेश नीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा कि भारत का है वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी है, उन्हें भी एसोसिएशन का लाभ मिला है। यह उन निस्संदेह उपलब्धियों से बिल्कुल अलग है जिनका वे अपनी अधिवास भूमि पर वैध रूप से दावा कर सकते हैं। अधिक वैश्वीकृत दुनिया में वे अनिवार्य रूप से भारत के लिए एक अधिक प्रभावी पुल के रूप में उभरे। साथ ही आत्मविश्वास से भरे भारत ने भी अपनी सफलताओं पर गर्व किया है और प्रत्यक्ष संबंधों से परहेज नहीं किया है। कुछ मायनों में भारतीय प्रवासी काफी अद्वितीय हैं, क्योंकि अन्य समाजों के विपरीत इसकी गतिशीलता घर में उथल पुथल से प्रेरित नहीं थी। इसके विपरीत एक अधिक प्रामाणिक प्रतिनिधि के सत्ता में आने से भारत माता के साथ इसका रिश्ता भावनात्मक रूप से मजबूत हुआ है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2014 का आयोजन प्रवासी कनेक्टिविटी में एक नए युग का प्रतीक है। श्रृंखला के दोनों सिरों पर इसकी भूमिका ने अधिक मूल्य प्राप्त कर लिया है। विदेश नीति के लिए इसका मतलब कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह समर्थन के बड़े स्रोत प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप प्रवासी भारतीयों से संबंधित पहलों का विस्तार हुआ है ताकि भारत के साथ इसके संबंध मजबूत हो सकें। समझदार विदेश नीतियों को स्पष्ट रूप से रोटी और मक्खन के मुद्दों का समाधान करना होगा। हालांकि विचार करने के लिए बड़े प्रश्न भी हैं, विशेषकर बड़े देशों के लिए। तत्काल वैश्विक चिंताओं के 3 समकालीन उदाहरण महामारी, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन हैं। कोई भी देश वास्तव में ऐसी चुनौतियों से बेखबर या उदासीन रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। छोटे राज्य प्रभावित होते हैं, बड़े वाले तो और भी अधिक। भारत जैसे देश के लिए उनके प्रत्यक्ष परिणामों के अलावा वैश्विक बहस की दिशा को आकार देने की भी आवश्यकता है। इसलिए यह प्रभाव के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एक अभ्यास बन जाता है। इन मामलों पर हालिया रिकॉर्ड की जांच से कुछ सीख मिलती है। आतंकवाद से मुकाबले के संबंध में वैश्विक विचार विमर्श में भारत एक प्रमुख कारक रहा है। उन खतरों के प्रति जागरूकता अधिक हो या सहनशीलता कम, हमारे प्रयासों से कोई छोटा फर्क नहीं पड़ा है। जलवायु परिवर्तन पर भारत ने न केवल 2015 में पेरिस में आम सहमति बनाने में मदद की, बल्कि कई अन्य लोगों के विपरीत अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरा है। 2021 में
ग्लासगो में इन्हें और भी ऊंचे स्तर पर ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और आपदा प्रतिरोधी गठबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। जलवायु कार्रवाई में इसके नेतृत्व के 2 उल्लेखनीय उदाहरण हैं। महामारी पर दवाओं और टीकों की आपूर्ति और विदेशों में टीमों की तैनाती ने इसके अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बारे में बहुत कुछ बताया। बीते दशक में भारत के प्रयासों में नई ऊर्जा स्पष्ट है, विशेष रूप से PM मोदी की अपनी व्यस्तताओं में। भारतीय कूटनीति में गहरा बदलाव आया है, चाहे वह द्विपक्षीय यात्राओं, सामूहिक शिखर सम्मेलन, विकास साझेदारी या दूतावास खोलने के संदर्भ में हो। हर वर्ग के भारतीय नागरिक अधिक आश्वस्त हैं कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा और हितों को आगे बढ़ाया जाएगा। विदेशों में अधिक सक्रिय दृष्टिकोण के घरेलू लाभ भी समान रूप से दिखाई देते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की व्यापक प्रासंगिकता विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित की जा रही है। इसमें से कुछ बातचीत और एजेंडे में स्पष्ट था, विशेष रूप से आतंकवाद, काले धन आदि पर। यह परिणामों और पहलों में भी दिखाई दे रहा था, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर पेरिस और ग्लासगो में। आपदा राहत स्थितियों में आगे बढ़ने और कोविड चुनौती से निपटने की हमारी इच्छा शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सराहना की है। हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को, चाहे वह लोकतंत्र पर हो, नवाचार पर हो, योग पर हो, बाजरा पर हो या आयुर्वेद पर हो, मान्यता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में हमने लगातार प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता, विश्व की फार्मेसी, प्रतिभा का भंडार, जलवायु कार्रवाई नेता, विकास भागीदार और सांस्कृतिक पावर हाउस की छवि बनाई है। जब 10 आसियान या 5 मध्य एशियाई नेता वस्तुतः हमारे गणतंत्र दिवस में शामिल होते हैं, 27 यूरोपीय नेता हमें एक बैठक में शामिल करते हैं या 41 अफ्रीकी नेता शिखर सम्मेलन के लिए भारत आते हैं, तो स्पष्ट रूप से कुछ बेहतरी के लिए बदल गया है। यह वह भारत है जिसने उस समय G20 की अध्यक्षता संभाली थी, जब दुनिया में तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा था और अब भी हो रहा है। इसने इस अवसर का उपयोग न केवल कई साझेदारों को शामिल करने के दृष्टिकोण को मान्य करने के लिए किया, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए बोलने के लिए भी किया। एक मजबूत और अधिक सक्षम भारत जो अपनी जड़ों और संस्कृति के प्रति सच्चा है, हमारे समकालीन विश्व की विशेषता वाले बड़े पुनर्संतुलन में एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे समय में जब कई अधिक शक्ति केंद्र हैं, बहुध्रुवीय क्रम में हमारा स्थान स्पष्ट रूप से अधिक सुनिश्चित है। एक ऐसे युग में जो अधिक वैश्वीकृत है, हमारी प्रतिभाएं, क्षमताएं और शेष विश्व के लिए योगदान का मूल्य बढ़ रहा है। जैसा कि हम आजादी के 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, भारत के लिए अपनी संभावनाओं के बारे में आश्वस्त होने का अच्छा कारण है। लेकिन ऐसा होने के लिए दुनिया में वर्तमान में मौजूद अवसरों और चुनौतियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से ऐसा तब होगा जब हम यह समझेंगे कि विदेश नीति वास्तव में हमारे लिए मायने रखती है। अध्याय समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं। अध्याय 3। और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक वाई भारत मैटर्स। बुक की ऑडियो बुक लेखक है S जयशंकर। सबसे पहले हिंदी में ऑडियो बुक सनातन XYZ पर वह बुक दोस्तों आपके लिए लाया हूं। हिंदी में हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। फिर मिलते हैं नए अध्याय में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।